नमस्कार साथियों, विजय पिंगौले क्लास में एक बार और आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था मेवाड़ वंश, उस मेवाड़ वंश के अंतर्गत हम कुछ शासकों के बारे में चर्चा कर चुके थे। हम कुंभा के बारे में चर्चा कर चुके थे। हम आ चुके थे सांगा पे। हम सांगा पे आ चुके थे। पहले तो मेवाड़ वंश हेडिंग लिख लेते हैं। मेवाड़ वंश, जिसे हम गुहिल भी कहते हैं, ठीक है, गुहिल वंश या सिसोदिया वंश कहते हैं, ठीक है। हम इसके अंतर्गत चर्चा कर रहे थे सांगा की, जिसे हम संग्राम सिंह भी कहते हैं, ठीक है, संग्राम सिंह, सांगा या संग्राम सिंह, हम इसकी चर्चा कर रहे थे दोस्तों। इसके अंतर्गत हमने पढ़ लिया था दिल्ली के साथ संघर्ष हमारा जो चल रहा था, उस संघर्ष के अंतर्गत हम बाबर पढ़ रहे थे। तो बाबर के अंतर्गत हमने एक युद्ध पढ़ लिया था, बयाना का युद्ध। मैंने लास्ट क्लास के अंतर्गत छोड़ा था खानवा के युद्ध के ऊपर, ठीक है। हम खानवा के युद्ध लिख लेते हैं सीधा ही, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527, ठीक है दोस्तों। हम चर्चा कर रहे थे खानवा के युद्ध की। अब खानवा का युद्ध क्यों हुआ? सर्वप्रथम जब जनवरी के अंतर्गत, जनवरी 1527 में जब बयाना का युद्ध हुआ था, जब सांगा ने बयाना के दुर्ग पे, बयाना के वहां पे जब अपना चौकी बना ली थी वहां स्थापित, तो इससे नाराज होकर बाबर क्या करता है, आक्रमण करता है पुनः, ठीक है। अब हम जब खानवा के युद्ध की चर्चा कर रहे हैं तो पहले तो खानवा के बारे में जान लेते हैं। यह रूपवास तहसील, अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम तो भरतपुर में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट चर्चा करते हैं, जब से इन्होंने बयाना का युद्ध हारा बाबर ने, और इधर से सांगा को भी पता चल गया कि अब नेक्स्ट आक्रमण तो होने वाला है, जाहिर सी बात है बाबर शांत नहीं बैठेगा, है ना। तो इन दोनों की तरफ से कुछ तैयारियां की गई थी। तो उन तैयारियों की बात मैं कर लेता हूं एक बार। युद्ध से पूर्व घटनाएं, युद्ध से पूर्व, ठीक है। अब हम पहले बाबर की तरफ से बात करते हैं। बाबर, अब बाबर की तरफ से क्या क्या घटनाएं थी। फर्स्ट घटना की बात करें तो बाबर ने एक जोशीला भाषण दिया और युद्ध को जिहाद से जोड़ा या धर्म से जोड़ दिया। प्रथम बाबर ने जोशीला, मतलब जो बयाना के युद्ध में इनके सैनिक जो हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, उनको जगाने के लिए इन्होंने एक भाषण दिया था। तो बाबर ने जोशीला, बाबर ने जोशीला भाषण देकर सेना को जगाया, यानी प्रोत्साहित किया, ठीक है। वह युद्ध को जिहाद, जिसे हम ब्रैकेट में धर्म लिख देते हैं, धर्म से जोड़ा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट तो बाबर की तरफ से क्या किया गया था कि जोशीला भाषण दिया गया, वह युद्ध को जिहाद व धर्म से जोड़ा गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स की हम चर्चा करते हैं इसी के अंतर्गत। तो सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है, खानवा युद्ध से पूर्व, खानवा युद्ध से पूर्व बाबर ने अपनी सेना को शराब ना पीने की शपथ दिलाई।
मतलब बाबर ने क्या किया कि जब तक खानवा का युद्ध समाप्त नहीं हो जाता तब तक इनकी जो सेना है वह शराब नहीं पिएंगी। ठीक है। थर्ड पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद शरीफ। व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है मोहम्मद शरीफ। ये क्या करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं बाबर के विरुद्ध कि इस युद्ध में खानवा के युद्ध में, मतलब युद्ध में बाबर पराजित होगा। ठीक है। अब ये तो थी बाबर की तरफ से तैयारी। अब हम बात करते हैं सांगा की तरफ से तैयारी। अब सांगा ने क्या किया, एक प्राचीन एक प्रथा थी, उस प्रथा को जागृत किया। और प्रथा का नाम क्या मैं लिख देता हूं, पाती पर्वण प्रथा को पुनः जागृत किया। ये दोस्तों एक ऐसी प्रथा थी जिसके अंतर्गत है ना, अगर किसी शासक के ऊपर आक्रमण होता था तो जो उसके आसपास के क्षेत्र के जो उसके प्रिय मित्रगण आदि होते थे, आसपास के क्षेत्र के जो राजाएं होते हैं, उनको क्या एक आमंत्रण भेजा जाता है, मेरी इस युद्ध के अंतर्गत सहायता करें। ठीक है। तो ऐसे ही ये पर्णपाती के माध्यम से कई सारे जगहों पे सांगा द्वारा वो किया गया। ये प्रथा ऐसी थी, मतलब कई सारे शासक आपस में मिलकर एक युद्ध लड़ते हैं। ठीक है, किसी मतलब विपक्ष शक्ति के खिलाफ। ठीक है, ये प्रथा थी। अब इसके अंतर्गत हम इन्होंने पातिपर्वण प्रथा थी, अब शासक भी आएंगे, कई सारे सामंत भी आएंगे, कई सारे हुए, तो उनमें हम चर्चा करते हैं कौन कौन थे। प्रथम हम चर्चा करते हैं जयपुर की चर्चा कर लेते हैं हम। जयपुर से हमारे थे पृथ्वीराज कच्छावा, जिन्होंने युद्ध के अंतर्गत सांगा की सहायता की। मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, पृथ्वीराज कच्छावा। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं मारवाड़ की। ये सीधा मैं जोधपुर लिख देता हूं, वैसे उस समय मारवाड़ चलता था तो मारवाड़ी लिख देते हैं, मारवाड़, जिससे आपको भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, मारवाड़ की हम चर्चा करें तो उस समय यहां के शासक थे गंगा सिंह। लेकिन ये स्वयं नहीं आए, इन्होंने अपने पुत्र मालदेव को भेजा, मालदेव को। ठीक है, किसको भेजा, मालदेव को। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं तीसरे नंबर पे जो शासक है, हम उसकी चर्चा करते हैं तो वो है बीकानेर का कर लेते हैं हम। ये भी एक बड़ा राज्य है, बीकानेर की हम चर्चा कर लेते हैं। तो बीकानेर के उस समय शासक थे जेतसी, राव जेतसी। लेकिन राव जेतसी स्वयं ने आकर किसे भेजते हैं, कल्याण सिंह को। इनके पुत्र थे कल्याण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट हम चौथे नंबर पे चर्चा करते हैं, हम कर लेते हैं सादड़ी की चर्चा। सादड़ी, ठीक है, सादड़ी की हम चर्चा करते हैं तो यहां से कौन आता है, झाला अज्जा। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं गोगुंदा की, पांचवें नंबर पे गोगुंदा। दोस्तों इसको साथ के साथ लिखते जाइए वाला, आप नोट्स बना रहे हो तो गोगुंदा। ठीक है, गोगुंदा से कौन थे, झाला सज्जा। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं छठे नंबर पे कौन था, तो हम एक बार उसकी बूंदी की चर्चा कर लेते हैं। बूंदी से कौन था, ठीक है, तो बूंदी से हम चर्चा करते हैं नारायण। ठीक है, नेक्स्ट सातवें नंबर पे अगर हम चर्चा करें तो कौन थे, ईडर की चर्चा कर लेते हैं। ईडर दोस्तों गुजरात। ठीक है, ईडर से किसने साथ दिया, भारमल ने। ठीक है, नेक्स्ट हम आठवें नंबर पे इधर चर्चा कर, आठवें नंबर पे हम चर्चा करते हैं, हम उसकी चर्चा करते हैं, वो है मेड़ता। मेड़ता से कौन से दोस्तों, विरमदेव। नेक्स्ट 90वें नंबर पे अगर हम चर्चा करें तो हम
जगनेर की चर्चा कर लेते हैं। जगनेर, तो जगनेर के उस समय कौन थे? अशोक परमार। अशोक परमार, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम 10वें नंबर पे अगर हम चर्चा करें तो वो कौन थे? चंदेरी के शासक मेदिनी राय, ठीक है। तो ये कुछ शासक थे जिन्होंने मैंने नाम लिखा, जो कुछ इंपॉर्टेंट थे, है ना। तो उनको जैसे मैंने नाम लिखा है ना, तो ये कुछ शासक थे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ये कुछ शासक थे जिन्होंने क्या किया? सांगा का साथ दिया। किस प्रथा के अकॉर्डिंग? पाती प्रवण प्रथा, ठीक है। ये इसके अकॉर्डिंग अब हम आगे जो पढ़ेंगे ना, तो इसमें हमारा मेदिनी राय भी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, इसका भी सही होगा। अशोक परमार ने भी कुछ किया था, उसका भी सही होगा, ठीक है। हम पढ़ेंगे मालदेव का, तो इसका भी एक पॉइंट है, ठीक है। हम पढ़ेंगे झाला अज्जा का, इसका भी आगे एक पॉइंट है, तो हम उसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो अब एक बार हम इसको मैं रिमूव कर देता हूं ताकि हम युद्ध की जो वर्णन है वो हम सही से अच्छे से पेज पे करें, ठीक है। तो एक बार लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। अब दोस्तों जब ये आक्रमण हुआ तब बात करते हैं हम राणा सांगा की तरफ से, मुस्लिम जो मतलब राणा सांगा की तरफ से मुस्लिम योद्धाओं की चर्चा कर लेता हूं। सांगा की तरफ से मुस्लिम योद्धा, तो इसके अंदर एक तो थे अपने इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, ठीक है। ये कौन थे? इब्राहिम लोदी के भाई। ठीक है। एक थे हसन खां मेवाती, ये मेवात के शासक थे, ठीक है। तो ये कुछ दो थे जो सांगा की तरफ से थे, ठीक है। अब नेक्स्ट हम युद्ध की चर्चा कर लेते हैं। अगर युद्ध कैसे हुआ, तो दोस्तों खानवा के अंदर जब यहां से भी सेना आ गई और यहां से भी सेना आ गई, जो स्थान कौन सा था? खानवा, रूपवा, तहसील, भरतपुर, ठीक है। तो हम मान लेते हैं बाबर ये रहे, कौन? हम मान लेते हैं ये बाबर, ठीक है। अब हम यहां पे एक सैनिक टुकड़ी बाबर के पास, ठीक है, एक सैनिक टुकड़ी यहाँ पे, यानी घुड़सवार कह सकते हैं हम, घुड़सवार की एक सैनिक टुकड़ी यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। इस साइड में खाई है, ठीक है, इस साइड में भी इन्होंने खाई बनवा दी, ठीक है दोस्तों, दोनों साइड खाई है। यहां पे बाबर ने क्या किया? तोपों का वो किया, तोप लगवाए, ठीक है। यहीं पे फिर उन्होंने क्या किया? बंदूकची, यानी बंदूकची सेना खड़ी की, बंदूकची सेना खड़ी की। यहां पे लिख देते हैं तोप, यहां पे बंदूकची, बंदूकची, ठीक है। अब यहीं पे बंदूकची के जस्ट पीछे खड़े थे यहां पे हमारे बाबर के पुत्र हुमायूं, ठीक है। ये थे यहां पे, उसके पीछे एक सैनिक टुकड़ी खड़ी थी, है ना। अब हमारी यहां से थी सांगा, वह उनकी सेना, ये सांगा वह उनकी सेना, ठीक है। अब ये लोग क्या करते हैं? यहीं से एंटर होते हैं इस खाइयों के इससे वाले एरिया से। तो सर्वप्रथम तो तोपों का वार होता है, ठीक है। यह राजस्थान का प्रथम ऐसा युद्ध है जहां पे गोला बारूद या तोपों का उपयोग किया गया। भारत का कौन सा था? हमने पढ़ा था पानीपत, ठीक है। अब तोपों से यहां पे होता है आक्रमण सांगा के ऊपर। अब ये जब आक्रमण होता है तो यहां से घुड़सवार आते हैं और इसकी सेना को यहां से भी घेरते हैं और यहां से जब भी अंदर घुस जाते हैं तब यहां से भी घेरते हैं।
है ना। तो इस पद्धति को क्या, जब चारों तरफ से घेर लिया जाता है तो इस पद्धति को एक नाम दिया गया है, वो है तुलुगमा पद्धति। ठीक है दोस्तों, ये इसको नाम दिया गया है, जो कि सांगा की हार का एक कारण है। दूसरा कारण हम कह सकते हैं तोप। ठीक है, तोप, जिसको हम दूसरा कारण भी कह सकते हैं तोप, जिसे हम गोला बारूद कह सकते हैं, गोला बारूद। ये दो ऐसे मुख्य कारण थे जो सांगा के क्या थे, हार के कारण थे। अब मैं एक बार ये डायग्राम तो मिटा देता हूं, मैंने आपको समझाने के लिए बताया, चलो रहने दो, मैं आगे समझाता हूं। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं, तो लिखते हैं सांगा के हार के कारण। ठीक है, सांगा के हार के कारण प्रथम में लिख देते हैं हम तोप, गोला बारूद। ठीक है, नेक्स्ट हम कारण लिख देते हैं, जो सेकंड कारण है हमारा तुलुगमा पद्धति, तुलुगमा पद्धति। ठीक है, अब हम तोप के इसकी बात कर रहे थे, एक नोट लगा के साथ लिख लीजिए, राजस्थान का प्रथम युद्ध जिसमें गोला बारूदों का प्रयोग किया गया, गोला बारूदों का प्रयोग किया। राजस्थान का प्रथम युद्ध कौन सा जिसमें गोला बारूदों का प्रयोग किया गया, खानवा का युद्ध। ठीक है, ये तो कुछ हार के कारण थे, है ना। अब ये हार के कारण से पूर्व कुछ एक घटनाएं भी होती हैं इसी युद्ध के दौरान, तो घटनाएं क्या थी, वो इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुकी हैं। ठीक है, तो इस समय क्या होते हैं, अपने सांगा क्या है, थोड़े घायल हो जाते हैं। सांगा क्या होते थे, घायल हो जाते हैं। जब ये घायल होते हैं तो इसको जो रण क्षेत्र से थे उससे बाहर किसने निकाला, मालदेव ने। तो यहां लिखता हूं, युद्ध भूमि से घायल सांगा को मालदेव निकालते हैं। ठीक है, जब ये घायल हो जाते हैं तो युद्ध भूमि क्षेत्र से मालदेव ने क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम चर्चा करें तो वो पॉइंट हमारा हो जाता है, यहां हमने लिखा था, हमने वो इसे वो रिमूव कर दिया है, हमने लिखा था एक थे सादड़ी के, सादड़ी के कौन थे, झाला, बट आपके नोट्स में तो लिखा होगा झाला अज्जा। ठीक है, झाला अज्जा थे सादड़ी के, इन्होंने सांगा का राज तिलक धारण किया, यानी जो मुकुट्स होते हैं, वो जब मुकुट्स होते हैं और राज चिन्ह होता है वो धारण किया। ठीक है, झाला अज्जा द्वारा मुकुट व राज चिन्ह धारण किया। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि खानवा के युद्ध में जब ये घायल हो जाता है हमारे सांगा, तो राज चिन्ह कौन धारण करता है, तो झाला अज्जा। ठीक है, यहां पे झाला अज्जा भी है और झाला सज्जा भी है, तो याद रखना झाला अज्जा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं, आगे की साइड बढ़ते हैं इस घटना के। जब ये बाहर निकल गए यहां से युद्ध क्षेत्र से घायल में, तो इनको बसवा ले जाया जाता है। बसवा कहां पड़ता है दोस्तों, दौसा में। भरतपुर है, भरतपुर से जब थोड़े से नीचे की साइड आते हैं तो क्या आता है, दौसा। ठीक है, दौसा बसवा ले जाया जाता है और उपचार किया जाता है। ठीक है, बसवा ले जाया जाता है दौसा, वहां पे इसका उपचार किया जाता है। ठीक है, उपचार हो जाने के बाद में
ऐसे तो ये युद्ध हार ही चुके थे, ठीक है। उपचार हो गया इनका, उसके बाद में मतलब पूर्ण तरीके से उत्तर भारत की विजय हो चुकी थी उस समय, ठीक है। इनकी किनकी? बाबर की, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट चर्चा करते हैं, हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट युद्ध होता है हमारा मेदिनी राय के साथ में, इनका मतलब बाबर का। हमारा ये 27 में हुआ, तो एक 28 में युद्ध होता है, 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, ठीक है दोस्तों। 1528 में चंदेरी का युद्ध। अब इस युद्ध में होता क्या है कि चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राय, ठीक है, उसके ऊपर बाबर आक्रमण करता है 1528 के अंतर्गत, है ना, क्योंकि सांगा की सहायता की थी इसने। अब बाबर आक्रमण करता है चंदेरी पे, तब सांगा सहायता के लिए जाते हैं, सांगा सहायता हेतु जाते हैं। जब ये सहायता हेतु जा रहे थे तब उसी दौरान एमपी में एक गांव पड़ता है, एमपी में एक गांव पड़ता है, एमपी के एक गांव है, कालपी क्षेत्र के पास में पड़ता है गांव है, उसका नाम है इरिच गांव, इरिच गांव। यहां पर सांगा को उनके साथियों या सरदारों द्वारा, कह सकते हैं हम साथियों द्वारा, एक दासी सुलखनी द्वारा जहर दिया गया। एक दासी थी सुलखनी, उनके द्वारा सरदारों ने क्या दिया? जहर दिलवा दिया गया। अब वो परेशान हो चुके थे कि बार बार में युद्ध, रणभूमि क्षेत्र, वीरगति, ऐसे कई सारे योद्धा मारे जाते हैं वो, तो उनसे उसके सरदार जो परेशान हो चुके थे, तो सांगा को क्या किया? जहर दिलवा दिया। एक दासी थी सुलखनी, उनके माध्यम से सांगा को क्या किया? जहर दिला दिया। अब जब ही इनकी तबीयत, जहर खाने से तबीयत खराब हुई, तो इनको पुनः बसवा लाया गया, बसवा लाया गया। यहां उपचार करने की कोशिश की गई लेकिन सफल नहीं हुए। तब इनकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1528 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इनकी मृत्यु कब होती है? 30 जनवरी 1528 में। कहां होती है? बसवा में। तो बसवा दोस्तों, यहां पे इनकी स्मारक भी है। हम कह सकते हैं कि राणा सांगा की स्मारक, मतलब वो समाधि, राणा सांगा की समाधि कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आ जाए तो कहाँ है? बसवा दौसा। ठीक है, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, जब मैंने कहा था अशोक परमार एक इंपॉर्टेंट है जगनेर के, तो उसके हम चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा एक पॉइंट है उसका, मांडलगढ़ दुर्ग में, मांडलगढ़ दुर्ग में अशोक परमार द्वारा, अशोक परमार द्वारा 8 खंभों की छतरी बनवाई। किसकी? सांगा की। ठीक है दोस्तों, सांगा की 8 खंभों की छतरी अशोक परमार द्वारा मांडलगढ़ दुर्ग में बनवाई गई। ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चन थे हमारे इससे संबंधित, जो कि कौन से संबंधित था, हम एक बार और फिर लिख देता हूं मैं हेडिंग में, शायद लिखा नहीं शुरुआत में, हमारा था दिल्ली के साथ संघर्ष, दिल्ली के साथ संघर्ष। ठीक है दोस्तों, ये तो था हमारा दिल्ली के साथ संघर्ष। अब हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे आगे मालवा के साथ संघर्ष। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूं एक बार।
दोस्तों वैसे तो मालवा के साथ थोड़ा पहले था, बट कुछ घटनाएं ऐसी थी, जैसे हम दिल्ली का पढ़ रहे थे तो दिल्ली में सर्वप्रथम संघर्ष हुआ था, तो हमने दिल्ली का एंड तक ही खत्म कर दिया। अब इसके बीच में भी कुछ घटनाएं घटी थी इन दोनों के बीच में ही, शुरुआत और एंड के बीच में, तो वो जो मालवा का संघर्ष था उसकी हम चर्चा करेंगे। मैं एक बार इसको रिमूव कर लेता हूँ। मालवा से संघर्ष, हमने दोस्तों दिल्ली के साथ संघर्ष की तो चर्चा कर ली, अब हम चर्चा करते हैं मालवा के साथ संघर्ष। ठीक है, मालवा के साथ संघर्ष की अगर हम चर्चा करें तो मालवा के जो सांगा के समकालीन शासक थे वो कौन कौन थे? प्रथम नसीरुद्दीन, दूसरा था महमूद खिलजी, द्वितीय, ये महमूद खिलजी द्वितीय। ठीक है, ये कुछ दो शासक थे जो इसके समकालीन थे, किसके? सांगा के समकालीन थे। ठीक है, अब नसीरुद्दीन के साथ तो कोई होता नहीं है संघर्ष, बचे हमारे महमूद खिलजी, इसके साथ होता है, तो मैं एक हेडिंग लिख देता हूं, महमूद खिलजी के साथ संघर्ष। महमूद खिलजी से संघर्ष। अब संघर्ष के क्या कारण थे उसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। उससे पूर्व एक बार महमूद खिलजी की थोड़ी बहुत चर्चा करनी पड़ेगी हमें। महमूद खिलजी की बात करें तो ये है जब शासक बने, है ना, महमूद खिलजी नसीरुद्दीन के बाद में, तो इनका एक भाई था, इनका एक भाई था जिन्होंने इसे कमजोर समझकर निकाल दिया। महमूद खिलजी द्वितीय को, मालवा के शासक थे, इनके भाई द्वारा कमजोर समझकर स्वयं शासक बना, स्वयं शासक बना। महमूद खिलजी को हटाकर स्वयं इसका भाई क्या बना? शासक बना। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं हम महमूद खिलजी चंदेरी के शासक। दोस्तों वैसे तो चंदेरी मालवा के अंदर ही पड़ता है, मतलब मांडू भी चंदेरी का जो शासक था उसी के एरिया के अंतर्गत आता था। चंदेरी के शासक मेदिनी राय की सहायता से पुनः शासन प्राप्त किया। पुनः क्या किया? शासन प्राप्त किया। खिलजी द्वारा, शॉर्ट में लिख रहा हूं दोस्तों, खिलजी द्वारा इसे, मेदिनी राय को, इसे प्रधानमंत्री बनाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री बना दिए, बट मुस्लिम के जो इनके साथी थे, अन्य इनके जो अन्य दरबारी जो कई सारे ऐसे विद्वान थे मुस्लिम जो, तो उन्होंने क्या किया? इसके खिलाफ इसको भड़का दिया, मेदिनी राय के खिलाफ भड़का दिया। ठीक है, तो इसे पद से हटा दिया। ठीक है, पद से हटाने के बाद में इसके क्षेत्र मांडू और चंदेरी उसको भी हथियाना चाहा। तो पहले तो वो लिख देते हैं भड़काने पर, खिलजी को, दोस्तों वो खिलजी नहीं है यहाँ पे, मोहम्मद खिलजी मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, खिलजी द्वितीय को इसके दरबारी द्वारा भड़काने पर इसे
पद से, प्रधानमंत्री पद से, ठीक है, पद से हटाया, वह इसके क्षेत्र को भी पाना चाहता था, ठीक है, इसको पद से हटा दिया और इसके क्षेत्र को पाना चाहता था। तो इसका क्षेत्र की बात करें तो मांडू और चंदेरी, ठीक है, ये क्षेत्र थे इसके, मांडू और चंदेरी। तो ये क्या करता है, मांडू का अधिकार अपने पुत्र नत्थु को देकर सांगा की शरण में चले जाते हैं, सांगा की शरण में चले जाते हैं, ठीक है, सांगा की शरण में चले जाते हैं। वैसे एक्चुअल में तो चंदेरी बाद में जोड़ा था इनमें, ठीक है, सांगा की शरण में चले जाते हैं। अब जब ये सांगा की शरण में चले जाते हैं तो पीछे से क्या करते हैं, नत्थु की हत्या कर खिलजी द्वितीय, नत्थु की हत्या कर खिलजी द्वितीय पूर्ण मालवा पर अधिकार करता है। पूर्ण मतलब मालवा का एक, मांडू एक क्षेत्र था जिससे कि पूर्ण मालवा नहीं था, बट अब पूर्ण मालवा पर अधिकार करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं आगे। नत्थु की हत्या कर दी, अब जब ये अपने सांगा के शरण में जाता तो सांगा क्या करते हैं, गागरोन व चंदेरी की जागीर मेदिनी राय को देते हैं, मेदिनी राय को देते हैं, ठीक है। अब ये जो खिलजी द्वितीय थे, महमूद खिलजी द्वितीय, ये मेदिनी राय को भी मारना चाहते थे, उनकी भी हत्या करना चाहते थे। जब ये गागरोन का, जब ये जागीरदार बन गए या वहां के जब शासक बन गए गागरोन के, ये तो एक युद्ध होता है गागरोन का युद्ध, गागरोन का युद्ध ये होता है दोस्तों 1519 में, ठीक है। 1519 में ये युद्ध होता है गागरोन का युद्ध। इसके अंतर्गत इनके मेदिनी राय की सहायता कौन करते हैं, राणा सांगा। अब इधर से इसके सहायता कौन करते हैं, अपने महमूद खिलजी द्वितीय की। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट पेज पे लिख लेना चाहिए, इसको एक बार मैं रिमूव कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए। महमूद खिलजी द्वितीय की सहायता गुजरात के मुजफ्फर शाह करते हैं, ठीक है। सांगा मेदिनी राय की सहायता करते हैं। युद्ध होता है इनके मध्य दोस्तों गागरोन का युद्ध, ठीक है, जिसमें लिख देता हूं गागरोन ये दोस्तों झालावाड़ में पड़ता है। गागरोन के युद्ध में मेदिनी राय की विजय होती है, सांगा की विजय होती है, ठीक है, मेदिनी राय की विजय होती है, ठीक है, मेदिनी राय की विजय होती है। ये तो था हमारा इसके साथ संघर्ष।
अब हम नेक्स्ट आगे चर्चा करते हैं गुजरात के साथ संघर्ष। गुजरात से संघर्ष। गुजरात से संघर्ष की बात करें, संघर्ष का पहला कारण तो यही हो गया कि गागरोन के युद्ध के अंतर्गत सांगा की अपने मोहम्मद खिलजी की सहायता करना। द्वितीय कारण हम ये भी मान सकते हैं कि मेहदी राय के पुत्र नत्थू की हत्या करना। तृतीय कारण हम मान सकते हैं एक तो धर्म कट्टरता, मतलब ये थोड़ा मुस्लिम पक्ष है तो वो हिंदू पक्ष है तो धर्म कट्टरता भी मान सकते हैं हम। चतुर्थ कारण हम एक मान सकते हैं कि ईडर क्षेत्र पड़ता है गुजरात के अंदर ही, जिसका हमने पढ़ा था भारमल थे। तो ईडर हम तीन कारण तो हमें समझ में आ रहे हैं क्लियर, ठीक है। हम चौथे कारण की बात करते हैं ईडर का। ईडर, ठीक है, ईडर की हम चर्चा करते हैं। चतुर्थ कारण, तीन कारण तो हमें स्वयं समझ में आ रहे हैं, हम ईडर की चर्चा करते हैं। यहां का एक शासक था भाण, ठीक है, भाण था। इसका एक पुत्र था, एक नहीं सॉरी दो पुत्र थे, सूर्यमल है ना, और एक थे भीम। ये क्या थे, दो पुत्र थे इसके, ठीक है। अब भाण की मृत्यु के बाद में सूर्यमल शासक बनता है, ठीक है। कहानी बता देता हूं, भाण की मृत्यु के बाद में सूर्यमल शासक बनता है। इसका पुत्र होता है रायमल। किसका, सूर्यमल का। 18 माह बाद में शासक बनने के बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट शासक बनते हैं हमारे रायमल, ठीक है। रायमल शासक बनते हैं तो भीम जो इनके चाचा थे वो इन्हें हटा देते हैं और स्वयं शासक बनता है। भीम के बाद में इनका शासक बनता है इनका पुत्र भारमल, ठीक है, जो कि सांगा की सहायता भी करते हैं। भारमल शासक बनते हैं तो उसके बाद में रायमल पुनः भारमल को हटा देते हैं, रायमल पुनः भारमल को हटा देते हैं, है ना। तब रायमल इनको भारमल को हटा देते हैं, तब ये गुजरात के शासक से फिर भारमल शासक बन जाता है। गुजरात के शासक की सहायता से भारमल पुनः शासक बन जाता है। फिर ये रायमल क्या करते हैं, मेवाड़ चले जाते हैं, वहां पे सांगा अपनी पुत्री का विवाह रायमल के साथ करते हैं और उन्हें पुनः अपना क्षेत्र दिलाते हैं ईडर, ठीक है। ये कुछ घटनाएं थी जिसमें हम एक एक लाइन के बाद चर्चा करेंगे। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर देता हूं, ठीक है। भाण के बाद सूर्यमल शासक बनते हैं, कहां के, ईडर के शासक बनते हैं। भाण के बाद सूर्यमल क्या करते हैं, शासक बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें 18 माह बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। 18 माह बाद इनकी क्या करती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में रायमल शासक बनते हैं, रायमल शासक बनते हैं, जिसे चाचा भीम हटाकर स्वयं शासक बनता है, स्वयं शासक बनता है, ठीक है। चाचा भीम हटाकर स्वयं शासक बनता है। नेक्स्ट हम बात करें भीम के बाद भारमल शासक बनता है। भीम के बाद कौन, भारमल शासक बनता है। उस भारमल के बाद में फिर रायमल पुनः बनता है, ठीक है। फिर भारमल क्या करता है, गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह की सहायता से फिर पुनः भारमल बनता है। किसकी सहायता से, गुजरात के शासक मुजफ्फर शाह की सहायता से, मुजफ्फर शाह की सहायता से, ठीक है। उसके बाद में सांगा की मतलब ये यहां से चला जाता है सांगा की शरण में, मैं यहां तक छोड़ रहा हूं। उसके बाद में लिख देते हैं रायमल सांगा की शरण में जाता है, जहां सांगा अपनी पुत्री का विवाह
रायमल से करता है। ठीक है, वह सांगा की सहायता से पुनः ईडर पर शासन करता है। ये कुछ घटनाएं घटी थी जो कि थी गुजरात के संघर्ष से संबंधित। अंततः ये जब हुआ तो गुजरात ने क्या, आत्मसमर्पण कर दिया। अंत में गुजरात ने सांगा के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है दोस्तों, ये कुछ घटनाएं घटी थी इससे संबंधित। अब हम आगे चर्चा करते हैं थोड़ी सी। मैं यहीं पे लिख देता हूँ साइड में, अब ज़्यादा बचा नहीं हमारा सांगा के पास, तो हम चर्चा करते हैं आगे, क्योंकि हमने मोस्टली सारी चीज़ें चर्चा कर ली। गुजरात के साथ संघर्ष, मालवा के साथ संघर्ष, दिल्ली के साथ संघर्ष, उनकी मृत्यु के बारे में हम चर्चा कर ली। अब बस एक पॉइंट्स रह गया हमारे, इनके पुत्र से संबंधित, पुत्रों से संबंधित। इनके क्या थे, 4 पुत्र थे। ठीक है, भोजराज, ठीक है, रतन सिंह, विक्रमादित्य, उदय। ठीक है, ये क्या थे, 4 पुत्र थे इनके। भोजराज जिनका मीरा से विवाह हुआ था, 7 साल बाद में इनकी मृत्यु हो जाती है। रतन सिंह जो कि अगले शासक बनते हैं। तो ये हम रतन सिंह की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक पॉइंट और लिख लीजिए साथ के साथ ही, सांगा को अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। सांगा को अंतिम हिंदू शासक कहा जाता है। एक वो भी था अंतिम हिंदू राजा, कौन थे, पृथ्वीराज। ठीक है, ऐसे ये एक पॉइंट इनके लिए भी है, शासक। ठीक है, कई कई जगह लिखा हुआ है इसलिए मैंने थोड़ा सा लिखा दिया, बाकी आप कंफ्यूजन होगे तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कोई ऐसा जरूरी नहीं है, हमारा क्वेश्चन आएगा तो वही आएगा। ठीक है, इसको मैं हटा ही देता हूँ, छोड़ो। अब हमारा ये था तो सांगा साहब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे, हमारे इनके पुत्र थे जो रतन सिंह, उसके बारे में। इसके बारे में इतनी कोई डेफिनेशन नहीं है ज़्यादा, मैं इतना नहीं पढ़ाऊंगा। उसके बाद में हमारे नेक्स्ट बनेंगे विक्रमादित्य, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इनके शासनकाल में जब दूसरा वो होता है शाका, फिर उदय सिंह के बारे में हम चर्चा करेंगे आगे आगे, फिर महाराणा प्रताप, फिर धीरे धीरे हम अमर सिंह, ऐसे आगे शासकों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।